प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने को मजबूर हो गई। कौन है प्रबुद्ध? कौन है प्रबुद्ध? प्रबुद्ध माने जो वकील हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कौन है प्रबुद्ध? आप प्रबुद्ध सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन आपने इनके साथ किया क्या है? आज चुनाव आया तो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। पेपर तो रोज छाप रहा है कि गोरखपुर में जेल के अंदर से अपराधी ने मांगा रंगदारी। क्या उस पर सरकार ने कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई की। ये छात्रों का सम्मेलन करें, नौजवानों का सम्मेलन करें अग्निवीरों का सम्मेलन करें, जो अग्निवीर नाम दिए हैं, बता उनके बीच में जाएं, तब ना समझ में आएगा कि कैसे सम्मेलन किया जाता है। बड़ी हास्यास्पद होता है, बड़ा हास्यास्पद है। 17 से लेकर 22 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और स्वास्थ्य मंत्री उस सरकार में कौन था? इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री लगातार छापेमारी कर रहे हैं, तो किस सरकार की विफलता है? 17 से लेकर 22 वाली सरकार बीजेपी की सरकार थी, तो उस सरकार की विफलता है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, ये असुविधा वो असुविधा, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है तो कहीं ईसीजी मशीन नहीं है, तो कहीं डॉक्टर ही गायब है, तो कागजों पर अटेंडेंस लगा पड़ा है और आप ढिढोरा पीट रहे हैं। तो पिछली सरकारों का देन है। 17 से लेकर 22 तक जिसकी सरकार थी, उसी सरकार की पोल तो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने खोलने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जितने डिग्री कॉलेज, जितने महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होते थे और बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव नहीं जीतता है। वहाँ अदर संगठन के चुनाव लोग जीतते हैं, वहां धांधली नहीं कर पाते हैं। नौजवान वहां जानता है कि नौजवान अभी क्रांति कर देगा, अपने खून बहाकर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। आप तो ये आक्रामकता दिखा रहे हैं अध्यक्ष जी। भाजपा यही तो आप पे आरोप लगाती है कि जब भी बैलेट से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से, आप लोग बैलेट वाला बॉक्स ही पूरा हड़प लेते हैं। अब छात्रों को रोकते हैं, उनको मारते पीटते हैं, लोगों को भी वहां तक नहीं पहुंचने देते थे। भले ही आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन बड़ा अच्छा एक तरीके से, मतलब पिछली बार जैसे आपकी पार्टी हारी उस तरीके से इस बार नहीं हारी, तो ये एक अच्छा मैसेज है। लेकिन आजमगढ़ सीट आप लोग हार गए। तो निकाय चुनाव की भैया घोषणा जल्दी होने वाली है और इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कमर कस लिया है और इसके लिए वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और इसके लिए स्टार प्रचारक, मतलब कहें कि सारा दारोमदार आ गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर। चुनाव में बड़ा भैया इस बार भगदड़ मचने वाला है। देखिए क्या होता है, कैसे वो इसको समेटते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस तरीके के चुनाव में पहली बार योगी जी को सीधा मतलब दारोमदार उनको दिया गया है। चलिए, मेरा नाम अमित है और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। और आज हमारे साथ केवल देसी कहने वाला नहीं, सच में मतलब जो देसी नेता है, जिन्होंने मतलब विद्यार्थी जीवन से छात्र संघ को नर्सरी कहा जाता है एक तरीके से राजनीति का, वहां से आप उठे हैं। अवनीश यादव जी हैं, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बातचीत की शुरुआत जैसे कि स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सवाल है। हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं और चैनल पे मैंने ये एक तरीके का उपक्रम शुरू किया है जिसमें आराम से सहज भाव से हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल इसी पर है नेताजी, या अध्यक्ष जी आपको लोग कहते हैं प्यार से, मैं भी अध्यक्ष जी कह रहा हूँ। प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने को मजबूर हो गई, क्या राय है आपकी इस पर? कैसा प्रबुद्ध सम्मेलन? जब चुनाव आते हैं तभी प्रबुद्ध सम्मेलन। कौन है प्रबुद्ध? कौन है प्रबुद्ध? प्रबुद्ध माने जो वकील हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कौन है प्रबुद्ध? वकीलों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से, इंजीनियरों के माध्यम से। लेकिन आप प्रबुद्ध सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन आपने इनके साथ किया क्या है? आज चुनाव आया तो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या कभी वकीलों के बारे में बेहतर सोचा? क्या आपने डॉक्टरों के बारे में बेहतर सोचा? आज उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टरों से रंगदारी मांगी जा रही है। किसके सरकार में रंगदारी मांगी जा रही है? कौन रंगदारी मांगने वाले लोग हैं? आज डॉक्टरों को पीटा जा रहा है, डॉक्टर हड़ताल पर आए दिन चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं नदारत हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि डॉक्टरों को पीटा जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है। वो कह रहे कानूनी व्यवस्था एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो सकता है तो हो सकता है। नहीं, इतनी अच्छी मुंह से हमें कहना तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप किसी दिन की पेपर उठा के, आप एक समाज के जागरूक पत्रकार हैं, क्या बताइए कौन से दिन अपराध नहीं हो रहे हैं? कौन से दिन पेपर उठा के देखिए, कौन से दिन अपराध नहीं हो रहे हैं? किस दिन पेपर में नहीं छप रहा है कि यहाँ लूट ले गई, यहाँ किसी से पैसा मांग लिया, यहाँ गोली चला दी गई, पैसा न देने पर हुई व्यापारी की हत्या। यही देवरिया एक छोटा शहर है। जब यहाँ के ये हालात है तो आप बगल में गोरखपुर उठा के देख लीजिए, पेपर तो रोज छाप रहा है कि गोरखपुर में जेल के अंदर से अपराधी ने मांगा रंगदारी।
क्या उस पर सरकार ने कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई की। तो ये केवल प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। वास्तव में क्या डॉक्टरों के साथ, इंजीनियरों के साथ, वकीलों के साथ, व्यापारियों के साथ क्या ये लोग सुरक्षित हैं? इस सरकार में कोई नहीं सुरक्षित है। और जब नहीं सुरक्षित हैं तो कितना भी ढोंग पीट लें। और इनके प्रबुद्ध सम्मेलन में जाता कौन है? वही भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं कि कोई डॉक्टर और इंजीनियर और कोई वकील और कोई इंजीनियर और कोई व्यापारी थोड़े जाता है, कोई बड़ा तबका थोड़े जाता है, सब उन्हीं कार्यकर्ता जाते हैं। इसको प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया जाता है। मतलब खोखला एक तरीके से, एकदम खोखला है। प्रबुद्ध सम्मेलन खोखला है। और चुनाव तो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। ये छात्रों का सम्मेलन करें, नौजवानों का सम्मेलन करें, अग्निवीरों का सम्मेलन करें, जो अग्निवीर नाम दिए हैं, उनके बीच में जाएं, तब ना समझ में आएगा कि कैसे सम्मेलन किया जाता है। आज अग्निवीर इनको खोज रहा है गाँव में। आज गांव के किसान खोज रहे हैं। जिस तरीके से नौजवानों के साथ इस सरकार ने छल किया है, जिस तरीके से किसानों के साथ सरकार ने छल का और बल के साथ दुरुपयोग करके उनके हकों को दबाया, उनके हकों को खत्म किया है, ये लोग खोज रहे हैं। और जाएं उनके बीच, तब समझ में आएगा कैसे रहा जाता है और क्या उनके बीच में दर्द है। निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा की एक रणनीति रही है कि वो पिछली सरकारों को जैसे ज्यादा टारगेट करती है। उनके समय काल में जो भी भ्रष्टाचार बड़ी हास्यास्पद होता है, बड़ा हास्यास्पद है। 17 से लेकर 22 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और स्वास्थ्य मंत्री उस सरकार में कौन था? इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो किसकी सरकार की विफलता है? 17 से लेकर 22 वाली सरकार बीजेपी की सरकार थी, तो उस सरकार की विफलता है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री इस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, ये असुविधा, वो असुविधा, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है तो कहीं ईसीजी मशीन नहीं है, तो कहीं डॉक्टर ही गायब है, तो कागजों पर अटेंडेंस लगा पड़ा है और आप ढिढोरा पीट रहे हैं। तो पिछली सरकारों का दिन है। 17 से लेकर 22 तक जिसकी सरकार थी, उसी सरकार की पोल तो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने खोलने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि 17 से लेकर 22 तक की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना सरकार के आड़ में अधिकारियों ने लूटा है। अब इससे बड़ा प्रमाण और कुछ क्या हो सकता है कि जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री गली गली छान कर, हॉस्पिटलों में जाकर पीने के लिए पानी नहीं, दवा है नहीं, इंजेक्शन है नहीं, तो अब इससे बड़ा प्रमाण हमें नहीं लग सकता कुछ और हो सकता है। क्या लेकिन फिर भी तो उनका जादू चल ही जा रहा है, आप लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जादू नहीं चल रहा है, लोकतंत्र की लूट चल रही है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, क्या बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ जबरिया हरा दिया गया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ ईवीएम को कितना छेड़छाड़ किया गया। आप पत्रकार आपने अपने चैनलों पर चलाया था, तमाम ईवीएम की खबरें हमने देखा था। तो आप केंद्र की सरकार में, आपके पास ताकत है, तो आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप लोकतंत्र के मानने वाले हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराएं। आज उत्तर प्रदेश के जितने डिग्री कॉलेज, जितने महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होते थे और बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव नहीं जीतता है। वहाँ अदर संगठन के चुनाव लोग जीतते हैं, वहां धांधली नहीं कर पाते हैं। नौजवान वहां जानता है कि नौजवान अभी क्रांति कर देगा, अपने खून बहाकर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, इसलिए वहां उनके मतदान का, उनके मत का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं और भाजपा के मुंह खानी पड़ रही है। भाजपा ने, आप जो आक्रामकता दिखा रहे हैं अध्यक्ष जी, भाजपा यही तो आप पे आरोप लगाती है कि जब भी बैलेट से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से, आप लोग बैलेट वाला बॉक्स ही पूरा हड़प लेते हैं। अब छात्रों को रोकते हैं, उनको मारते पीटते हैं, लोगों को भी वहाँ तक नहीं पहुँचने देते थे। पहले भाजपा आप पर यही तो आरोप लगाती थी। भाजपा यह जो आरोप लगा रही है, ये भाजपा केवल अपनी बातों को, अरे विकास पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए। आज विश्वविद्यालयों के आपने बेच दिए, स्वास्थ्य सुविधाएं नदारत है और बात कर रहे हैं 10 साल पीछे की। और 10 साल पीछे क्या बैलेट पेपर लूटे जाते थे? लोकतंत्र में बैलेट, सेना के जवान खड़े होते हैं और सेना के जवान, आप इसका मतलब सेना के जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव हुए हैं, अदर स्टेटों में चुनाव में बैलेट पेपर्स होते थे, वहाँ सेना खड़ी होती है। और सेना की ईमानदारिता पर सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी अगर उठा रही है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सेना के सामने गड़बड़ी नहीं हो सकती। सेना के सामने विश्व के दूसरे देश जिनके इरादे गलत होते हैं, वो सेना के सामने, हिंदुस्तान की बहादुर पराक्रमी सेना के सामने उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ करने की। और ये हिंदुस्तान के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उस सेना के सुरक्षा में, सेना के साए में पेपर वोट पढ़ते रहे हैं और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का अनर्गल बयान देकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भले ही आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन बड़ा अच्छा एक तरीके से, मतलब पिछली बार जैसे आपकी पार्टी हारी उस तरीके से इस बार नहीं हारी, तो ये एक अच्छा मैसेज है। लेकिन आजमगढ़ सीट आप लोग हार गए और अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चलिए ठीक है, पहले आप आजमगढ़ वाली सीट। आजमगढ़ हम हारे नहीं, आजमगढ़ हमें हराया गया। आप रात को कैसे हो सकता है? मैं आजमगढ़ चुनाव में था, आजमगढ़ मेरे बगल का जिला था, तो मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र आजमगढ़ में पढ़ते थे, मैं उनके घर जाता था। आप वोट डालने के पहले हजारों परिवार में रेड कार्ड जारी करके और आपने कह दिया कि आप वोट नहीं डाल सकते। आज जब उनको मतदान नहीं करने देंगे, जब उनको घर से निकलने नहीं देंगे, मतदान को प्रभावित करेंगे, तो चुनाव क्या लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव है? रेड कार्ड जारी कर रहे हैं आप चुनाव वोट नहीं डालने जाएंगे। जो भी समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसको रेड कार्ड जारी कर दिए, उसके घर पुलिस सुबह ही बैठा दिए, 24 घंटा पहले पुलिस बैठा दिए, घर से नहीं निकलने पाए। आप उसको परेशान कर दिए, गांव के लोगों को परेशान किए, उसको मोहल्लों को परेशान किए, वोट नहीं डालने दिए। अगर वास्तव में ये चुनाव कराना चाहते हैं और निष्पक्ष चुनाव करा दें, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी कहीं बोनी नहीं होने वाली है, इनको अपना बैग जोड़िया उठाकर भागना पड़ जाएगा। आजमगढ़ के चुनाव में उपचुनाव हुआ आजमगढ़ सीट पे, मैनपुरी पर भी सीट पर, और चूंकि ये नेताजी की सीट रही है, आदरणीय नेताजी की सीट रही है, तो समाजवादी पार्टी और आप लोग के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव है वहाँ से, तो कैसे देखे इस चुनाव को? मैनपुरी की महान जनता, मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है, इसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। नेताजी देश के नेता हैं और नेताजी की चर्चा देशों में नहीं विदेशों में भी होती थी। विदेश के लोग भी जानते थे। जब हम लोग हिंदुस्तान के बाहर गए, वहाँ के लोग हमसे मिलते थे विश्वविद्यालयों में, जो विश्वविद्यालय में जो विदेशों के लोग आते थे पढ़ने, मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, चाइना, ताइवान, अफगानिस्तान, मलेशिया, अफ्रीका, तो वो लोग आते थे तो हम लोगों से पूछते थे कि नेताजी कौन है। हम लोग उनके बारे में बताते थे कि नेताजी हैं। उनको धरती पुत्र क्यों कहा जाता था, हम लोग उनके बारे में बताते। ऐसे थे नेताजी। नेताजी कोई मैनपुरी की जनता जो है वो नेताजी को केवल नेता ही नहीं मानती थी, अपना सब कुछ मानती थी। और ये बहुत ही दुखद घटना देश की राजनीति के लिए भी है। नेताजी, ये सच्चाई भी है कि जो आया उसको जाना भी है। अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में भी धोखा देने का काम कर रही है। एक तरफ आप पहले से ही आपको डर है क्या कि जैसे आजमगढ़ में आपने आरोप लगाया कि आज ही तो समाजवादी में भी हो जाए। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। वहाँ किस तरीके से प्रधानों के ऊपर, बीडीसी के ऊपर, जिला पंचायतों के ऊपर सरकार द्वारा दबाव बनाए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको परिजनों को परेशान किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि फर्जी मुकदमे में लाद के जेल भेज देंगे, जीवन भर जेल में सड़ जाओगे, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लिखा देंगे कि समाज में आंख नहीं दिखा पाओगे। क्या ये लोकतांत्रिक चुनाव है? माननीय मुलायम सिंह यादव की सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव पे आप ऐसे ऐसे संगीन लोगों को संगीन धाराओं में जेल भेजने की धमकियां देकर लोगों को डरा रहे हैं। ऐसे निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैनपुरी के लोग महान हैं, वहाँ की जनता महान है, वहाँ लड़ाई बहुत शानदार हो रही है और वहाँ जीत एक तरफा होगी, इसमें भी कोई सानी नहीं है। एक थोड़ा सा मैं नैतिकता से भरा हुआ सवाल लेना चाहूँगा। हम लोग सुनते हैं कि मतलब पुरानी राजनीतिक जो लोग रहे, अटल जी के, इंदिरा जी के समय काल के, वो लोग केवल नैतिकता के नाम पे लड़ते ही नहीं थे, अपना प्रत्याशी नहीं उतारते। हाँ, जी। लेकिन आजकल ये सब चीजें छिन्न भिन्न हो गई हैं। एकदम। इसमें क्या आप एक तरफ आप नेताजी को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, एक तरफ नेताजी को जाके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, कहते हैं नेताजी बहुत बड़े देश के नेता थे। और दूसरी तरफ जहां केवल 1 साल का चुनाव है, 22 चल रहा है और 23 बचा, 24 में फिर लोकसभा चुनाव होगा, क्या वहाँ पर नहीं, वहाँ पे नेताजी की सीट से वहाँ विरोध नहीं हो सकता? शायद ही वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि होती और देश और विदेशों में ये होता कि नेताजी की छोड़ी सीट पर किसी ने चुनाव नहीं लड़ाया और वहाँ पे सरकारी खर्चे भी बचते और नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होती और उनकी सीट पर ये समाजवादी पार्टी से, चूंकि वो सांसद थे और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी निर्विरोध होकर जाते, ये देश में बड़ा मैसेज जाता, देश के बाहर बड़ा मैसेज जाता। यही तो लड़ाई बहुत कर्कश हो जा रही है, बहुत भयंकर, क्योंकि मैं आजमगढ़ में था, मतलब बहुत ज्यादा कर्कश हो जा रहा है। ऐसा कौन जिम्मेदार? केवल भाजपा तो जिम्मेदार होगा नहीं, या केवल सपा जिम्मेदार होगा नहीं? भाई, जो शासन सत्ता में रहता है उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको बड़ा दिन दिखाना पड़ता है।
न एक सांसद से आपके सरकार बननी थी न बिगड़नी थी। लेकिन ऐसे कोई उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, संवेदनशीलता जुड़ी हैं, लोगों की अपने मैनपुरी में लोगों ने नेताजी को अपने घरों की रोटी, अपने घरे के चावल, अपने घरे के यहाँ दाल, नमक, सब्जियाँ, बिस्किट खिला कर सांसद बनाया हो। वहाँ के लोगों से भावनात्मक रिश्ते थे। तो मुझे लगता है 1 साल की बात थी, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बखाड़ा नहीं करना चाहिए। और नेताजी जहाँ नेताजी स्वर्गवासी हो गए, ऐसे सीट पर बीजेपी के नेता जाकर वहाँ पर उल बयान कर रहे हैं इसको मुफ्त, इसको यहाँ से मुक्त कराना है, आज़ाद कराना है, ये कराना है। गजब भाई, आपकी भाषाओं में दोहरापन दिख रहा है। एक तरफ नेताजी के जाने के बाद, स्वर्गवासी होने के पास, गोकुलवासी होने के पास आप जाके वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके गोकुलवासी होने के बाद आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, भावनात्मक पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उपचुनाव में आप ये कर रहे हैं मुक्त कराना है, आज़ाद कराना है। अरे हिंदुस्तान को गुलाम तो आपने बनाया है, इस हिंदुस्तान को अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ा दिया है, और मुक्त कराने की बात वहाँ करते हैं। ये दोहरापन चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने भाषा पर, अपने भाषाई मर्यादा पर भी लगाम लगाएं, अन्यथा आने वाले वक्त में देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान उन्हें कभी नहीं माफ़ करेगा, और इसके बड़े परिणाम भारतीय जनता पार्टी को चुकाने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिन में आप ऐसे ही समाज की कमियों को, समाज की सच्चाइयों को बाहर लाते रहें। इन्हीं सब ढेर शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना। दर्शकों से एक निवेदन है, हम लोग जो सवाल करते हैं, हो सकता है उसमें कहीं आपको ये लगे कि ये पार्शियलिटी कर रहा है या किसी तरीके का पक्षपात कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपसे निवेदन है, हम भी इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, उसके लिए हमें क्षमा करेंगे, लेकिन अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि हम बस आप ही के लिए हैं। अपने लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, स्वार्थ के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी से पैसा लेते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या सच में जो राजनीति है देश की, वो रसातल की ओर जा रही है? इस पर अपनी राय बहुत आपकी मायने रखती है हमारे लिए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरीके की और भी बातचीत देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।